स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल जॉब्स प्रिपरेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे द एक्सट्रीम अर्थ, अ विजुअल गाइड टू आवर प्लैनेट्स ज्योग्राफिक सुपरलेटिव्स। जी स्टूडेंट्स, लेट्स फोकस ऑन पेज नंबर 2। इस स्लाइड पर हम अर्थ की फिजिकल ज्योमेट्री और उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड यानी एटमॉस्फेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लुक एट द शेप ऑफ द अर्थ। बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि जमीन गोल है या राउंड है, लेकिन एज अ पीएमएस सीएसएस एस्पिरेंट आपका आंसर प्रिसाइज होना चाहिए। आवर प्लैनेट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अगर इंटरव्यू में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो टेक्निकल टर्म जो आप यूज करेंगे वो है ऑब्लेट स्फीयरॉइड। अब सवाल यह है कि ऑब्लेट स्फीयरॉइड का मतलब क्या है। इस डायग्राम को गौर से देखें। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल्स बिल्कुल राउंड नहीं है, बल्कि स्लाइटली फ्लैटेंड हैं या चपटा है। और अगर आप सेंटर में देखें यानी इक्वेटर वाली लाइन पर, तो वहां अर्थ बाहर की तरफ निकली हुई है, जिसे हम इक्वेटोरियल बल्ज कहते हैं। इसका रीजन क्या है? वाई इज इट नॉट अ परफेक्ट बॉल? इसकी साइंटिफिक वजह है अर्थ की रोटेशन। जमीन अपने एक्सिस पर तेजी से घूमती है। इस रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है, जो मास को बाहर की तरफ पुश करती है। इसीलिए अर्थ का डायमीटर इक्वेटर पर ज्यादा और पोल्स पर कम है। ये डिफरेंस तकरीबन 43 किलोमीटर्स का है। सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, द अर्थ इज क्वॉश्ड एट द टॉप एंड स्वोलन एट द मिडल। अब आते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ, जो स्लाइड के लोअर हाफ में दिखाया गया है। एटमॉस्फेयर गैसेस का वो गुलाफ यानी ब्लैंकेट है जिसने जमीन को कवर किया हुआ है। वैसे तो इसकी 5 लेयर्स हैं, लेकिन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 लेयर्स सबसे क्रिटिकल हैं जो डायग्राम में है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रैटोस्फियर। सबसे नीचे वाली लेयर जो सरफेस के साथ टच करती है वो ट्रोपोस्फियर है। नोट कर लें, ये वो लेयर है वेयर ऑल वेदर अकर्स। बादल, बारिश, तूफान, बिजली, ये सब कुछ सिर्फ इसी लेयर में होता है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो ट्रोपोस्फियर है। इसकी हाइट पोल्स पर कम, अप्रॉक्स 8 किलोमीटर्स, और इक्वेटर पर ज्यादा, अप्रॉक्स 16-18 किलोमीटर्स होती है। इसके ऊपर वाली लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे स्ट्रैटोस्फियर कहते हैं। इस लेयर की खास बात यह है कि यहाँ ओजोन लेयर मौजूद है। स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर का रोल हमारी सर्वाइवल के लिए फंडामेंटल है। ये सूरज से आने वाली डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ब्लॉक करती है। अगर स्ट्रैटोस्फियर ना होती या ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए तो ये यूवी रेज डायरेक्ट जमीन पर आएंगी, जिससे स्किन कैंसर, कैटरैक्ट्स और क्रॉप्स की डिस्ट्रक्शन हो सकती है। एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि एरोप्लेन्स कहाँ फ्लाई करते हैं। मोस्टली कमर्शियल जेट्स स्ट्रैटोस्फियर के लोअर पार्ट में फ्लाई करते हैं, क्योंकि वहां वेदर नहीं होता, यानी टर्बुलेंस कम होती है। सो इस स्लाइड का टेक अवे ये है, अर्थ परफेक्ट राउंड नहीं है, ये ऑब्लेट स्फीयरॉइड है ड्यू टू रोटेशन, और हमारा वेदर ट्रोपोस्फियर में होता है, जबकि हमारी प्रोटेक्शन स्ट्रैटोस्फियर यानी ओजोन में होती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, पेज नंबर 3। यहाँ हम अर्थ के वर्टिकल एक्सट्रीम्स को डिस्कस करेंगे, यानी जमीन का सबसे ऊंचा मुकाम हाईएस्ट पॉइंट और सबसे गहरा मुकाम डीपेस्ट पॉइंट। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में अक्सर फिगर्स यानी नंबर्स और लोकेशन पूछी जाती है। सबसे पहले लेट्स लुक एट द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर वाक़ है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत यानी चाइना में चोमोलोंगमा। एग्जाम के लिए जो फिगर आपने याद रखनी है वो है 8,849 मीटर्स या 29,032 फीट। कुछ पुरानी बुक्स में आपको 8,848 मीटर्स मिलेगा, लेकिन रीसेंट सर्वेज ने इसकी हाइट में थोड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया है। ये हाइट सी लेवल से मेजर की जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि एवरेस्ट बना कैसे? ये जियोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लेट टेक्टोनिक्स। लाखों साल पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराए थे। इस कोलिजन की वजह से जमीन ऊपर उठ गई और हिमालयाज बन गए, और ये सिलसिला आज भी जारी है। हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग स्लाइटली एवरी ईयर। अब आते हैं दुनिया की डीपेस्ट पॉइंट की तरफ।
अगर हम समंदर यानी ओशन के अंदर जाएं तो सबसे गहरा मुकाम मरियाना ट्रेंच है। ये कहाँ वाक़ है? ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, फिलीपींस के करीब। मरियाना ट्रेंच की टोटल डेप्थ 10,935 मीटर्स या 35,876 फीट है। इस फिगर को विजुअलाइज करें। अगर हम माउंट एवरेस्ट को काट कर मरियाना ट्रेंच के अंदर डाल दें तो एवरेस्ट पूरा डूब जाएगा और उसके ऊपर फिर भी तकरीबन 2 किलोमीटर पानी बच जाएगा। इतनी गहराई है ये। मरियाना ट्रेंच का जो एब्सोल्यूट डीपेस्ट पॉइंट है उसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। ये नाम ब्रिटिश रॉयल नेवी के सर्वे शिप HMS चैलेंजर के नाम पर रखा गया था, जिसने सबसे पहले इसकी गहराई नापी थी। यहां कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम होती हैं। सूरज की रोशनी यहां बिल्कुल नहीं पहुंचती। यहां परपेचुअल डार्कनेस यानी हमेशा अंधेरा होता है। और सबसे बड़ी बात, यहां वाटर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी आम सबमरीन को क्रश कर सकता है। यहां प्रेशर सरफेस के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा होता है। सो कंपैरिजन याद रखें। हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट प्लस 8,849 मीटर्स ऑन लैंड और क्रस्ट कोलिजन। डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच माइनस 10,935 मीटर्स इन द ओशन और सबडक्शन जोन। इन दोनों पॉइंट्स को अल्फा डेटा कहा जाता है जीके में। ये आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। जी स्टूडेंट्स, प्लीज मूव टू पेज नंबर 4। इस स्लाइड का टाइटल है द स्पाइन्स एंड वेन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। यहाँ हम दुनिया के सबसे लंबे पहाड़ी सिलसिले माउंटेन रेंजेस और सबसे बड़े दरियाओं रिवर्स को डिस्कस करेंगे। ये जियोग्राफी की आर्टरीज हैं। सबसे पहले मैप के लेफ्ट साइड पर देखें। ये साउथ अमेरिका का नक्शा है। यहाँ आपको एक रेड लाइन नजर आ रही है जो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ चल रही है। ये एंडीज माउंटेन्स हैं। एग्जाम में सवाल आता है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर हिमालयाज लिख देते हैं। रिमेंबर द डिफरेंस। हिमालयाज सबसे हाईएस्ट ऊंचे हैं, लेकिन एंडीज सबसे लॉन्गेस्ट लंबे हैं। एंडीज की लंबाई तकरीबन 7,000 किलोमीटर्स है। ये इतने लंबे हैं कि ये 7 मुल्कों में से गुजरते हैं: वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना। इस रेंज को स्पाइन ऑफ साउथ अमेरिका भी कहा जाता है। अब आते हैं रिवर्स, दरियाओं की तरफ। जियोग्राफी में ये एक बहुत कॉमन डिबेट है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर। यहां आपको 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स समझनी होंगी: लेंथ लंबाई और वॉल्यूम पानी की मिकदार। अगर सवाल आए लॉन्गेस्ट रिवर तो आंसर है नाइल रिवर, दरियाए नील। इसकी लंबाई तकरीबन 6,650 किलोमीटर्स है। नाइल अफ्रीका में फ्लो करता है और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बहता है, फाइनली मेडिटरेनियन सी में गिरता है। ये इजिप्ट की लाइफलाइन है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस इसी दरिया के किनारे बनी थीं। लेकिन स्लाइड पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है: द अमेज़न रिवर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बाय वाटर वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अमेज़न में नाइल के मुकाबले में बहुत ज्यादा पानी बहता है। अमेज़न साउथ अमेरिका में है। इसका बेसिन यानी इलाका इतना बड़ा है कि दुनिया का तकरीबन 20% फ्रेश रिवर वाटर सिर्फ अमेज़न समंदर में फेंकता है। अगर हम अमेज़न और नाइल को कंपेयर करें तो नाइल इज लॉन्गर डिस्टेंस वाइज, अमेज़न इज वाइडर एंड कैरीज मोर वाटर वॉल्यूम वाइज। रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट्स ने क्लेम किया है कि अमेज़न नाइल से भी लंबा हो सकता है अगर उसके सोर्स को रीडिफाइन किया जाए। लेकिन अभी तक स्टैंडर्ड जीके बुक्स और एग्जाम्स में नाइल को ही लॉन्गेस्ट माना जाता है और अमेज़न को लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम। तो समरी ये है: लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज साउथ अमेरिका 7,000 किलोमीटर्स। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल Africa 6,650 kilometers. Largest river by volume Amazon, South America.
इन फैक्ट्स को मिक्स नहीं करना। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल की वर्डिंग चेंज कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, पेज नंबर 5। यहाँ हम कुछ इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल डेफिनेशंस और सुपरलेटिव्स देखेंगे रिगार्डिंग आइलैंड्स, डेजर्ट्स और आर्किपेलेगोस। इस स्लाइड पर 4 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। नंबर 1, लार्जेस्ट नॉन कॉन्टिनेंटल आइलैंड। मैप के ऊपर देखें, नॉर्थ अमेरिका के पास एक बड़ा ऑरेंज लैंड मास है। ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर ऑस्ट्रेलिया भी तो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो वो आइलैंड क्यों नहीं है? इसका जवाब स्लाइड पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया इज क्लासिफाइड एज अ कॉन्टिनेंट। टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया की अपनी टेक्टोनिक प्लेट है और वो साइज में ग्रीनलैंड से बहुत बड़ा है, अप्रॉक्स 3 टाइम्स बिगर। इसलिए ज्योग्राफर्स ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट मानते हैं, आइलैंड नहीं। ग्रीनलैंड ऑल्दो ह्यूज नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा कंसिडर होता है पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली। नंबर 2, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। अफ्रीका के मैप पर देखें, नॉर्थ अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म यानी हॉट सहरा है। इसका साइज तकरीबन यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर है। ये 10 से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज को कवर करता है। नंबर 3, लार्जेस्ट डेजर्ट, पोलर डेजर्ट। अब यहाँ एक ट्रिक है, स्लाइड के नीचे देखें, एंटार्क्टिका को पॉइंट आउट किया गया है एज द लार्जेस्ट डेजर्ट, पोलर डेजर्ट। कॉमन परसेप्शन ये है कि डेजर्ट वो जगह है जहां रेत और गर्मी हो। ये गलत है। ज्योग्राफी में डेजर्ट की डेफिनेशन है एनी प्लेस विथ वेरी लो प्रेसिपिटेशन, रेन या स्नो। क्योंकि एंटार्क्टिका में बारिश या बर्फ, न्यू स्नो बहुत कम पड़ती है, यानी वो ड्राई है, इसलिए वो टेक्निकली दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। सो अगर एग्जाम में सवाल आए लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड और कोई कंडीशन ना हो तो आंसर एंटार्क्टिका होगा। अगर सवाल हो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट तो आंसर सहारा होगा। नंबर 4, लार्जेस्ट आर्किपेलेगो। आर्किपेलेगो जजायर का मजमुआ का मतलब है अ ग्रुप और चेन ऑफ आइलैंड्स। राइट साइड पर देखें, इंडोनेशिया हाईलाइट हुआ है। ये दुनिया का लार्जेस्ट आर्किपेलेगो है। इंडोनेशिया तकरीबन 17,000 से ज्यादा आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। इनमें से कुछ मेजर आइलैंड्स जावा, सुमात्रा और बोर्नियो हैं। ये कंट्री इक्वेटर के ऊपर फैला हुआ है। ये ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे आइलैंड्स होने की वजह से इंडोनेशिया की कोस्टलाइन बहुत बड़ी है और ये ट्रेड रूट्स के लिए क्रिटिकल है। तो इस स्लाइड से हमने क्या सीखा? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, आइलैंड नहीं। एंटार्क्टिका सबसे बड़ा डेजर्ट है, कोल्ड, और सहारा सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा आर्किपेलेगो है। अब आते हैं पेज नंबर 6 पर। हमने पहले माउंट एवरेस्ट यानी हाईएस्ट पॉइंट और मेरियाना ट्रेंच यानी डीपेस्ट ओशन पॉइंट डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे लोवेस्ट ड्राई लैंड ऑन अर्थ की, यानी खुश्क जमीन का वो हिस्सा जो सी लेवल से सबसे नीचे है लेकिन पानी के अंदर नहीं है। ये मकाम है द डेड सी यानी बहरे मुर्दार। सबसे पहले इसकी लोकेशन नोट करें। मैप में आप देख सकते हैं कि ये इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर वाक़ है। इसका वेस्टर्न शोर इजराइल या वेस्ट बैंक में है और ईस्टर्न शोर जॉर्डन में है। इसकी एलिवेशन या रादर डिप्रेशन क्या है? इसके शोर्स यानी किनारे सी लेवल से -430 मीटर्स नीचे हैं। यानी अगर आप समंदर के लेवल से 430 मीटर्स नीचे जाएं तो वहां डेड सी का किनारा शुरू होता है। ये दुनिया का लोएस्ट एक्सेसिबल पॉइंट है जमीन पर। इसे डेड सी क्यों कहते हैं? इसका पानी आम समंदर के पानी से तकरीबन 10 गुना ज्यादा नमकीन यानी सॉल्टी है। इस एक्सट्रीम सैलिनिटी की वजह से इसमें कोई मछली या फिश या एक्वेटिक लाइफ जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए इसे डेड कहते हैं। सिर्फ कुछ बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक लाइफ यहाँ एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस नमक का एक फायदा भी है। पानी की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि आप इसमें डूब नहीं सकते। अगर आप पानी में लेटते हैं तो आप कॉर्क की तरह फ्लोट करेंगे। टूरिस्ट दुनिया भर से यहाँ आते हैं इसी फ्लोटिंग एक्सपीरियंस के लिए और इसकी मड के लिए, जो स्किन के लिए अच्छी समझी जाती है। जियोग्राफिकली डेड सी एक रिफ्ट वैली का हिस्सा है। जमीन की प्लेट्स यहाँ एक दूसरे से अलग हो रही हैं, जिसकी वजह से जमीन नीचे धंस रही है। अफसोस की बात यह है कि डेड सी तेजी से श्रिंक हो रहा है यानी सूख रहा है, क्योंकि जॉर्डन रिवर जो इसका मेन सोर्स है उसका पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, इसलिए ये मेन रिवर सूख रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, नेम डेड सी, लोकेशन बॉर्डर ऑफ जॉर्डन एंड इजराइल, रिकॉर्ड लोवेस्ट पॉइंट ऑन ड्राई लैंड,
डेप्थ लेवल अप्रॉक्स -430 मीटर्स बिलो सी लेवल। ये ज्योग्राफी का एक यूनिक फिनोमिनन है जो आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं ज्योग्राफी के सबसे टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक हिस्से की तरफ। प्लीज लुक एट पेज 7 एंड पेज 8। इस टॉपिक का टाइटल है द आर्टरीज ऑफ ग्लोबल कॉमर्स। जैसा कि इंसानी जिस्म में आर्टरीज यानी शरेयानें खून सप्लाई करती हैं, वैसे ही ये नैरो वाटर पैसेजेस दुनिया की इकोनॉमी को जिंदा रखते हैं। इन पैसेजेस को जियोपॉलिटिक्स की जबान में चोक पॉइंट्स कहा जाता है। चोक पॉइंट एक ऐसा तंग यानी नैरो समंदरी रास्ता होता है जहां से गुजरना मजबूरी हो। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की ट्रेड रुक जाती है और प्राइसेस आसमान पर पहुंच जाती हैं। आज हम दुनिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट मैन मेड चोक पॉइंट्स कैनाल्स डिस्कस करेंगे जो पेज 8 पर हैं, सुएज कैनाल और पैनामा कैनाल। ये कुदरती नहीं है, इंसान ने अपनी सहूलत के लिए पहाड़ और जमीन काट कर बनाए हैं। सबसे पहले सुएज कैनाल को देखें, मैप के टॉप हाफ में। ये इजिप्ट यानी मिस्र में वाक़ है। ये कैनाल मेडिटरेनियन सी यानी बहरे रूम को रेड सी यानी बहरे अहमर से कनेक्ट करती है। जरा सोचिए, अगर ये कैनाल ना होती तो क्या होता? यूरोपियन शिप्स को एशिया आने के लिए पूरे अफ्रीका के गिर्द चक्कर लगा कर आना पड़ता। इस लंबे रास्ते में उन्हें केप ऑफ गुड होप से गुजरना पड़ता। सुएज कैनाल ने यह फासला हजारों किलोमीटर्स कम कर दिया है। ये 1869 में ओपन हुई थी। आज दुनिया की तकरीबन 12% ट्रेड इसी कैनाल से गुजरती है। ये इजिप्ट की इकोनॉमी के लिए गोल्ड माइन है। हाल ही में जब एवरग्रीन शिप यहां फंस गया था तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई थी। ये एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंस शो करने के लिए। अब आते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ। मैप के नीचे देखें, ये पैनामा कैनाल है। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कंट्री पैनामा में वाक़ है। ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। पैनामा कैनाल बनने से पहले शिप्स को साउथ अमेरिका के बिल्कुल नीचे केप हॉर्न तक जाना पड़ता था। केप हॉर्न दुनिया के सबसे खतरनाक समंदरी रास्तों में से एक है जहां तूफान बहुत आते हैं। पैनामा कैनाल ने शिप्स को ये अलाउ किया कि वो डेंजरस केप हॉर्न को बाईपास करें और सीधा अटलांटिक से पैसिफिक में एंटर हो जाएं। टेक्निकल डिफरेंस समझ लें। सुएज कैनाल में लॉक्स का सिस्टम नहीं है क्योंकि दोनों सीज का लेवल सेम है, लेकिन पैनामा कैनाल में लॉक्स यानी वाटर एलिवेटर्स यूज होते हैं शिप्स को माउंटेन रेंज के ऊपर से गुजारने के लिए। सो पेज 8 का क्रक्स ये है, सुएज कैनाल इजिप्ट connects Mediterranean to Red Sea, shortens route Europe Asia. Panama Canal, Panama connects Atlantic to Pacific, shortens route US East Coast to Asia. ये वो गेट्स हैं जो बंद हो जाएं तो दुनिया थम जाए। नेक्स्ट पेज नंबर 9। यहां हम दुनिया के दो सबसे क्रिटिकल नेचुरल चोक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो एशिया में हैं। इनकी इंपॉर्टेंस ट्रेड से ज्यादा एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल एंड गैस के लिए है। लेफ्ट साइड पर देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। इसे ऑयल चोक पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। स्लाइड पर वाज़ेह लिखा है, अ वाइटल चोक पॉइंट थ्रू विच अ मैसिव परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई पासेस। लोकेशन को गौर से देखें, इसके नॉर्थ में ईरान है और साउथ में अरेबियन पेनिनसुला, ओमान और यूएई। ये स्ट्रेट पर्शियन गल्फ, जहां सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, कतर का ऑयल है, को गल्फ ऑफ ओमान और फिर अरेबियन सी से मिलाता है। दुनिया का तकरीबन 20-30% ऑयल जो समंदर के रास्ते जाता है वो इसी तंग रास्ते से गुजरता है। इसीलिए जब भी ईरान और US/वेस्ट के हालात खराब होते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज न्यूज में आ जाती है। अगर ये बंद हो जाए तो दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा। राइट साइड पर देखें, स्ट्रेट ऑफ मलाका। ये दुनिया की बिजिएस्ट शिपिंग लेन है। ये इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। लोकेशन नोट करें, इसके एक तरफ मलेशिया और सिंगापुर है और दूसरी तरफ इंडोनेशिया का आइलैंड सुमात्रा है। स्लाइड कहती है, वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स इन द वर्ल्ड। चाइना, जापान और साउथ कोरिया की इकोनॉमीज इसी रास्ते पर डिपेंड करती हैं। उनका ऑयल मिडल ईस्ट से इसी रास्ते से आता है और उनकी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इसी रास्ते से यूरोप और अफ्रीका जाती हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट, सिंगापुर की प्रॉस्पेरिटी की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो इस स्ट्रेट के माउथ यानी मुहाने पर बैठा है। इस रास्ते का सबसे बड़ा इशू पायरेसी यानी समंदरी डाकू और कंजेशन है। ये रास्ता कुछ जगहों पर सिर्फ 1.5 नॉटिकल माइल्स चौड़ा है, जो शिप्स के लिए बहुत डेंजरस है। कंपैरिजन फॉर एग्जाम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्रिटिकल फॉर ऑयल, लोकेटेड बिटवीन ईरान एंड ओमान। स्ट्रेट ऑफ मलाका, critical for merchandise trade, located between Malaysia/Singapore and Indonesia.
ये दोनों पॉइंट्स एशिया की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। फाइनली लेट्स लुक एट पेज नंबर 10। ये वो दरवाजे यानी गेट्स हैं जो बड़े कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को सेपरेट करते हैं। इस स्लाइड पर हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और बेरिंग स्ट्रेट को पढ़ेंगे। टॉप मैप, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये स्ट्रेट गेटवे टू द मेडिटेरेनियन है। ज्योग्राफिकली ये दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है। ऊपर यूरोप, स्पेन है और नीचे अफ्रीका, मोरक्को है। वाटर बॉडीज के हवाले से ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। हिस्ट्री में इसे पिलर्स ऑफ हर्क्यूलीज कहा जाता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट नोट करें, हालांकि मैप पर यह स्पेन के साथ लगता है, लेकिन जिब्राल्टर का जो छोटा सा पेनिनसुला है वो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की टेरिटरी है, स्पेन की नहीं। ये स्पेन और यूके के दरमियान एक डिस्प्यूटेड इशू भी रहा है। अगर ये स्ट्रेट बंद हो जाए तो मेडिटेरेनियन सी एक लेक बन जाएगा और सुएज कैनाल की इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि शिप्स अटलांटिक में नहीं निकल सकेंगे। बॉटम मैप, बेरिंग स्ट्रेट। ये दुनिया के दो सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स और सुपर पावर्स के दरमियान है। ये एशिया, रशिया और नॉर्थ अमेरिका, अलास्का, यूएसए को सेपरेट करता है। पानी के हवाले से ये आर्कटिक ओशन नॉर्थ में को पैसिफिक ओशन साउथ में से मिलाता है। इस स्ट्रेट की खासियत यह है कि यहाँ रशिया और यूएसए का बॉर्डर मिलता है। इनफैक्ट इस स्ट्रेट के बीच में दो छोटे आइलैंड्स हैं, बिग डायोमीड और लिटिल डायोमीड, जहाँ रशिया और यूएसए का फासला सिर्फ 4 किलोमीटर्स है। यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन भी गुजरती है, यानी अगर आप इस स्ट्रेट को क्रॉस करें तो आप आज से कल यानी येस्टरडे टू टुमारो में चले जाएंगे। हिस्टोरिकली ये माना जाता है कि हजारों साल पहले जब यहाँ बर्फ जमी थी, आइस एज, तो इंसान इसी रास्ते से चलकर एशिया से अमेरिका गए थे। बेरिंग लैंड ब्रिज थ्योरी। सो समरी फॉर पेज 10। जिब्राल्टर separates Europe Africa, connects Atlantic Med. Bering separates Asia America, Russia USA, connects Arctic Pacific. Students, इन 6 चोक पॉइंट्स सुएज, पनामा, हॉर्मज, मलाक्का, जिब्राल्टर और बेरिंग की लोकेशन और कनेक्टिंग बॉडीज को अच्छी तरह मेमोराइज कर लें। ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस का फेवरेट पार्ट है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अर्थ के उस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं जो कुदरत का एक मिरेकल है। प्लीज ओपन पेज नंबर 11। टॉपिक है लाइफ्स लार्जेस्ट स्ट्रक्चर विजिबल फ्रॉम स्पेस। ये बात हो रही है ग्रेट बैरियर रीफ की। लोकेशन देखें मैप पर, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर है, स्टेट ऑफ क्वींसलैंड के साथ। जिस समंदर में ये वाक़े है उसे कोरल सी कहते हैं। स्लाइड पर वाज़ेह लिखा है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। इसकी लंबाई तकरीबन 2300 किलोमीटर्स है। ये इतना बड़ा है कि ये वाहिद लिविंग स्ट्रक्चर, जिंदा चीज़ों का बना हुआ ढांचा है जो आउटर स्पेस से नज़र आता है। इसे बनाया किसने है? ये किसी मशीन ने नहीं बनाया, बल्कि बिलियन ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स ने मिलकर बनाया है, जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं। ये छोटे छोटे जानवर होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना सिक्रीट करते हैं, और हजारों सालों में ये पहाड़नुमा रीफ बन गई है। ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल साइंस के पेपर में ये टॉपिक क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ग्रेट बैरियर रीफ को ब्लीचिंग का खतरा है। जब समंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो कोरल्स अपना रंग यानी कलर खो देते हैं और मर जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये रीफ सिर्फ पत्थर नहीं है, ये समंदरी हयात का जंगल है। यहाँ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश, शार्क्स और टर्टल्स मिलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के लिए भी वाइटल है, टूरिज्म के थ्रू। मैप पर आप 2 शहरों के नाम देख सकते हैं, कैन्स और टाउन्सविल। ये वो पॉइंट्स हैं जहां से टूरिस्ट्स रीफ देखने जाते हैं। एग्जाम के लिए याद रखें, नेम ग्रेट बैरियर रीफ, लोकेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, सिग्निफिकेंस लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन अर्थ। ये कुदरत का वो मास्टरपीस है जो हमें प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड, पेज नंबर 12। ये फैक्ट बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है और इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। द कॉन्टिनेंट एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन अफ्रीका की पोजीशन सबसे यूनिक है। क्यों? स्लाइड पर लिखा है, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट स्पैन्स ऑल 4 हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर्स 4 होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के ऊपर, सदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के नीचे,
ईस्टर्न हेमिस्फीयर प्राइम मेरिडियन के राइट पर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट पर। मैप पर देखें, दो इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस अफ्रीका को कट कर रही हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वेटर है जो अफ्रीका के बिल्कुल बीच में से गुजरती है, कंट्रीज लाइक गैबन, कॉन्गो, केन्या। इस वजह से अफ्रीका आधा नॉर्थ में है और आधा साउथ में। वर्टिकल लाइन प्राइम मेरिडियन है जो लंदन, ग्रीनविच से स्टार्ट होती है और अफ्रीका के वेस्ट साइड कंट्रीज लाइक घाना, अल्जीरिया, माली से गुजरती है। इस वजह से अफ्रीका का कुछ हिस्सा वेस्ट में है और बाकी ईस्ट में। इस यूनिक पोजीशन का ज्योग्राफिकल असर क्या है? इसका असर ये है कि अफ्रीका में दुनिया की सबसे डाइवर्स क्लाइमेट्स हैं। यहाँ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स भी हैं सेंटर में और डेजर्ट्स भी हैं, नॉर्थ में सहारा, साउथ में कालाहारी। एक और मजे का फैक्ट नोट कर लें, जहां इक्वेटर यानी 0 डिग्रीज लैटिट्यूड और प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड आपस में मिलते हैं, वो पॉइंट गल्फ ऑफ गिनी में है जो अफ्रीका के कोस्ट के करीब है। इसे नल आइलैंड ही कहा जाता है GIS सिस्टम्स में। अगर सवाल आए विच कॉन्टिनेंट इज सिचुएटेड इन ऑल 4 हेमिस्फीयर्स, द आंसर इज स्ट्रिक्टली अफ्रीका। अब आते हैं सेकेंड लास्ट स्लाइड पर, पेज नंबर 13। टाइटल है ज्योग्राफिकल पजल्स, एक्सट्रीम आइसोलेशन एंड अबंडेंस। यहाँ दो बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट 1, द डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज। लैंडलॉक्ड मुल्क वो होता है जिसके पास अपना समंदर या सी कोस्ट ना हो। दुनिया में ऐसी 40 से ज्यादा मुल्क हैं, जैसे अफगानिस्तान। लेकिन डबली लैंडलॉक्ड क्या है? ये वो बदकिस्मत या यूनिक मुल्क होता है जो खुद तो लैंडलॉक्ड है ही, लेकिन उसके सारे पड़ोसी यानी नेबर्स भी लैंडलॉक्ड हैं। यानी अगर आपको समंदर तक जाना है तो आपको कम से कम 2 बॉर्डर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 मुल्क हैं। लिक्टेनस्टीन, ये यूरोप में है। ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में फंसा हुआ है। नोट करें कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया दोनों खुद भी लैंडलॉक्ड हैं। उज़्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया में है। इसके पड़ोसी हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। ये सब के सब स्तान कंट्रीज भी लैंडलॉक्ड हैं। ये ज्योग्राफी का बहुत फेवरेट ट्रिविया क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट 2, द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर रिजर्व्स। लेक्स यानी झीलों में कंफ्यूजन दूर करें। अगर सवाल आए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया यानी रकबा, तो आंसर है लेक सुपीरियर। ये नॉर्थ अमेरिका में है, USA कनाडा बॉर्डर। ये दुनिया की सबसे चौड़ी यानी वाइड मीठे पानी की झील है। अगर सवाल आए डीपेस्ट लेक या लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम यानी पानी की मिकदार, तो आंसर है लेक बायकाल। ये रशिया, साइबेरिया में है। लेक बायकाल इतनी गहराई में है कि इसमें दुनिया का 20% अनफ्रोजन फ्रेश वाटर स्टोर है। यानी अगर दुनिया की सारी झीलों और दरियाओं का पानी मिला लें तो भी बायकाल का पानी उसके बराबर होगा। इट इज इनक्रेडिबली मैसिव इन डेप्थ। सो समरी, डबली लैंडलॉक्ड उज़्बेकिस्तान एंड लिक्टेनस्टीन। लार्जेस्ट लेक एरिया सुपीरियर, डीपेस्ट लेक वॉल्यूम बायकाल। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने अर्थ की शेप से लेकर समंदर की गहराइयों तक और डेजर्ट से लेकर स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच तक सब कुछ कवर किया है। ये सारी चीज़ें GK PMS 2025 के पेपर के लिए फाउंडेशन है। अब मेरी बात गौर से सुने। ये जो लेक्चर आज आपने सुना, ये हमारे 3 मंथ्स एक्सटेंसिव सेशन का हिस्सा है। हमारा सेशन 29 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है। टारगेट है GK PMS 2025 रिटन एग्जाम। इस सेशन में हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं? बेस्ट नोट्स, जैसा कि आज आपने विजुअल्स देखे, हमारे नोट्स ऐसे ही कंसेप्चुअल और पिक्टोरियल होंगे। सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स, हम पिछले 5 सालों के पेपर्स सॉल्व करेंगे ताकि पैटर्न समझ आए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अगर लाइव क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। मॉक सेशन, रिटन एग्जाम तक हम कंप्लीट मॉक सेशन और इवैल्यूएशन करेंगे। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, टेस्ट देना ज़रूरी है। फीस बहुत नॉमिनल रखी गई है ताकि सब अफोर्ड कर सकें। ₹15,000 PKR फॉर द कंप्लीट सेशन, कंपलसरी प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अगर आप वाकई सीरियस हैं और चाहते हैं कि ज्योग्राफी और GK में आपका स्कोर 80+ आए, तो आज ही रजिस्टर करें। कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है। मोहम्मद उमैर,
मोबाइल व्हाट्सएप 03416678 अपना वक्त ज़ाया मत करें क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। Thank you for listening patiently. See you in the next class where we will discuss political geography of Europe. Allah Hafiz and best of luck.